वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर बेस्ड डेरिवेशंस बताने वाली हूँ। क्या है वो थ्योरम? गॉस थ्योरम। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है और इस पर बेस्ड तीनों डेरिवेशंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं डिराइव करने के लिए, या उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होता है या ग्राफ्स। तो गॉस थ्योरम पर बेस्ड तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो जान लीजिए कि गॉस थ्योरम है क्या। गॉस थ्योरम भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बताती है, बस एक क्लोज्ड सरफेस से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और एरिया वेक्टर है। तो ई डॉट डी एस फ्लक्स होता है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, दो डॉट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अब गॉस थ्योरम फिर क्यों आई? गॉस थ्योरम से क्या हेल्प मिली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में? देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली पता है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू दी हुई है, उसमें कोई नोन एरिया दिया हुआ है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता है, आपने ई डॉट डी एस से निकाल लिया। लेकिन अगर कोई इर्रेगुलर सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो इर्रेगुलर सरफेस का एरिया अपने आप में निकालना कठिन है और उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। बस इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इजीली कैलकुलेट करने के लिए इसी पर बेस्ड है गॉस थ्योरम। क्या कहती है गॉस थ्योरम? कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर है, वो क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, शेप साइज कुछ भी हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वो चार्ज भी सरफेस के अंदर कहीं भी हो और सरफेस का शेप या साइज कुछ भी हो, बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देना है, वही होगा फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, तो पूरे थ्रू आउट द वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इसके लिए हम चार्ज कितने हिस्से पर कितना है दिया रहता है लीनियर चार्ज डेंसिटी से। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उससे डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा की वैल्यू होती है क्यू बाई एल, यानी जितनी लेंथ उस पर जितना चार्ज, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इनफाइनाइट लेंथ का तो वायर है। अब हम इससे किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालें? केवल दो बातें फंडामेंटली आपको याद रखनी है। क्या क्या? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है जो आपके सामने यहाँ लिखा है ई डॉट डी एस, और गॉस थ्योरम का होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लक्स बताओ, तो आपने क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये टोटल सरफेस एरिया अगर आपने नीचे अपॉन में कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा ना। ये टोटल सरफेस एरिया पता लगाना है अगर आपको, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप ऐसी गॉसियन सरफेस माने। क्या होती है गॉसियन सरफेस? गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो सरफेस चूज की जाती है वो थोड़ा इंटेलिजेंटली सपोज की जाती है, क्योंकि गॉसियन सरफेस एक आर्बिट्रेरी अपनी इच्छा से चुनी गई ऐसी सरफेस है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड सिमेट्रिकल हो। तो अब इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में कुछ लेंथ मान लेते हैं, जैसे एल है, उस लेंथ का अगर हम एक सिलेंडर मान लें जिसकी डिस्टेंस उसकी कर्व सरफेस की वही हो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पूछा जाता है डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो अब एल लेंथ में कितना चार्ज है वो कैसे निकालेंगे? अगर हमें वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मतलब लेंथ वाइज चार्ज जैसे बटा हुआ है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज अपॉन लेंथ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है, इस वायर के हर तरफ उतनी ही डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? आउटवर्ड। तो ये पॉइंट P, जैसे ये वायर है, इस पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, हर तरफ R डिस्टेंस पर, अगर इसकी रेडियस में यहाँ डिस्टेंस मान लो R, तो R डिस्टेंस पर कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है। तो एक सर्किल बना, वो नीचे भी हो सकता है, वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, फिर एक सर्किल बना। मतलब क्या हुआ? गॉसियन सरफेस आपने चुन ली, एक सिलिंड्रिकल सरफेस जो एल लेंथ के अबाउट ऐसा सिलेंडर माना गया है कि वायर उसकी एक्सिस से पास हो रहा है। अब ये जो उसकी सरफेस है, एंड वाली सरफेस, उसमें देखिए सेंटर से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, वो कहीं भी यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है,
इस पॉइंट पर जो कर्व सरफेस पर पॉइंट है उस पर ये छोटा सा ये सरफेस एरिया बना लिया। मान लिया कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर dA से शो किया गया। पूरी कर्व्ड सरफेस के लिए पूरा एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πrl, ये मालूम होना चाहिए। तो इस जगह पर कर्व्ड सरफेस के लिए हमने निकाल लिया फ्लक्स E डॉट dA से। रही बात एंड सरफेसेस की, एंड सरफेस का एरिया कैसे होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है E डॉट ds। अब E डॉट ds में इसको क्या लिखते हैं, E s cos थीटा। थीटा की वैल्यू एंड सरफेसेस के लिए तो 90 डिग्री हो गई, तो अब फ्लक्स 0 हो गया। कौन सी सरफेस के लिए, एंड सरफेसेस के लिए। तो केवल कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, वो फ्लक्स हो गया E डॉट जो ds है वो कितना है 2πrl। ये सिलेंडर हमने माना है, यही गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस L लेंथ की है और R उसकी रेडियस है। तो 2πrl सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब आप देखते हैं cos थीटा, तो यहाँ देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, दोनों सेम है। cos थीटा में थीटा 0 तो cos 0 1। इसी फ्लक्स को लिखेंगे गॉस थ्योरम से, तो इसी को क्या लिखेंगे Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हिस्सा आया गॉस थ्योरम का। अब Q एनक्लोज्ड कितना होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में देखिए Q एनक्लोज हो जाएगा L इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E 2πrl। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रही हूँ और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E विल बी लैम्डा L अपॉन 2πrl एप्सिलॉन नॉट। L से ये फ्री हो गया। अब देखिए आपने अपने मन से L लेंथ की गॉसियन सरफेस चुनी थी, वायर की तो लेंथ इनफाइनाइट थी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से डिस्टेंस बढ़ने पर कैसे चेंज होगा। क्या रिलेशन आ रहा, लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट ये सब कांस्टेंट है, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के संग वेरिएशन होगा, R x एक्सिस पर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये आपके सामने वेरिएशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं कि गॉस थ्योरम से आपने जो सिलिंड्रिकल सरफेस मानी है उसकी तो लेंथ L है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायर की वजह से है। ऐसा क्यों, E कांस्टेंट ही क्यों होगा। तो पहली चीज़ याद रखिए कि अगर हम कुछ लाइन एलिमेंट्स यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए बाहर का यहाँ पर, तो इतना ही तो इसके बाहर सिलेंडर के यहाँ पर भी ले सकते हैं। अब किसी पॉइंट P पर इस लाइन एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको ज्वाइन करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ आएगी, और इस वाले सिमेट्रिकली उतनी ही डिस्टेंस पर सेंटर से नीचे वाले की वजह से इसको ज्वाइन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, वो ऐसे आउटवर्ड। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो वो तो इधर हो जाएगा और इस वाली सरफेस के लिए इधर ऐसे होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जुड़ गया तो यही तो आया रिजल्टेंट। छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं वायर के, लेकिन वो सेंटर से सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर हो, तो हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा हॉरिजॉन्टल ही। तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड्स फॉर द पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज लाइन होती तो इनवर्ड होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड। सेम एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस फॉर एनी पेयर ऑफ लाइन एलिमेंट्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है। उनका ग्राफ कैसा है, डेरिवेशन सिर्फ दो लाइन का। फाई की वैल्यू आपने E डॉट ds से और Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से लिखी, इससे आपके सामने E एक्सप्रेशन डिराइव हो गया।